अस्सलामुअलैकुम। कैसे नाज़रीन, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं। मेरा नाम सलमान फार्मा वाला है। वंस अगेन आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम सलमान फार्मा वाला चैनल पर, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज हमारे साथ पीडियाट्रिक के एक बहुत ही बड़े नाम पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रो के हवाले से तो एक ही नाम जहन में आता है, और वो हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हसन सुलेमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। और सर इट्स माय प्लेजर कि आपके साथ जब भी मिलते हैं आप हमें कुछ नया सिखाते हैं, नई चीज़ें लेकर आते हैं सर हमारे लिए। सर काइंडली थोड़ा सा अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। सर मेरा नाम, जिस तरह इन्होंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर हसन सुलेमान मलिक है और मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आई एम वर्किंग एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल and also practicing in Lahore since 2007 onwards. So this is my brief introduction. ग्रेट सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से जैसे आपने बताया कि आप लाहौर के अंदर पीट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और सर अगर हम ये कहें कि पीट्स और पीट्स के अंदर फिर गैस्ट्रो, तो सर ये कॉम्बिनेशन आपने किस तरीके से, आपने किसी को मेंटोरशिप में देखा या आपके क्या जहन में था? सर डेफिनेटली जब हम लोगों ने अपनी फर्स्ट FCPS किया, उसके बाद ये सबको हमें पता है कि दिस इज़ ये जो एरा है वो सब सुपर स्पेशलाइजेशंस का है, और 4-5 ही फील्ड्स उस वक्त थी जब हम लोगों ने ज्वाइन किया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को। सो उसमें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी थी, पैट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी थी, नियोनेटोलॉजी थी। सो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट। और जो पेशेंट थे जो जनरल डायरिया के या जो सीलिएक डिजीज़ के, IBDs के, पेनक्रेटाइटिस के, या जो इसके एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, दे वर ऑलवेज वेरी फैसिनेटिंग। व्हेन यू गो यू डू दीज प्रोसीजर्स, फॉरेन बॉडी है वो आपने निकाल ली, लिवर एब्सेस है वो ड्रेन कर ली, इमीडिएट रिलीफ मिल गया। सो ये जो थी ना, हमेशा से मुझे फील्ड बहुत पसंद थी, और डेफिनेटली आई गॉट वेरी गुड मेंटोर्स इन दिस जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया, एंड आई एम ऑल थैंकफुल टू देम फॉर दैट। ग्रेट सर। सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर मैं कॉमन पीपल के लिए पूछना चाहूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि डायरिया से ये स्टार्ट हो रही होती है, तो कोई ऐसा पैगाम कि जब इनिशियल फेज़ के अंदर अगर कोई डायरिया हो रहा होता है तो डायरेक्ट हमारे जहन में आता है कि जो है ना वो बस एमरजेंसी में भागें, और या घर के अंदर भी कोई उसकी रेमेडी हो सकती है? देखें, बात सुने, जो एक आम डायरिया है जिसको हम इसहाल बोलते हैं या गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं, येस इट कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल इन द हॉस्पिटल अनटिल अनलेस बच्चा शॉक में है या डिहाइड्रेट हो गया। आप उसको ORS के ऊपर, जिंक के ऊपर, प्रोबायोटिक्स के ऊपर घर में ट्रीट कर सकते हैं फेयरली गुड। द मेन चीज़ ये होती है डायरिया के अंदर कि उस बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, और उसको वो अपनी डाइट लेता रहे। तो आप उसको जो वो लूज़ कर रहा है, अगर उसको रिहाइड्रेट करते रहते हो और यू गिव हिम प्रोबायोटिक्स जिंक, तो 90% ऑफ द डायरियाज कैन बी ट्रीटेड एट होम। इट्स जस्ट 10 to 20% जिनको हॉस्पिटल जाके IV ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं। हेयर आई वुड मेंशन द इफेक्ट कि ना, आप हर डायरिया को खुदा का वास्ता है कि एंटीबायोटिक्स मत दिया करें। देयर इज़ नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द डायरिया अनटिल अनलेस के बच्चे को कोई 103-104 बुखार है या उसको कोई ब्लड आ रहा है मोशंस के अंदर, अदरवाइज एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। सर बहुत प्यारी बात की आपने। सर आजकल हम देखें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अक्रॉस पाकिस्तान और बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, और WHO ने रिकमेंड भी किया हुआ है कि ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। और सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी हद तक देखा कि आप एंटीबायोटिक को तहत्तुल इम्कान अवॉइड करते हैं। सर उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह ये देखें, 2000 में मैंने एक साल्मोनेला कॉन्फ्रेंस अटेंड की बाली इंडोनेशिया में, और उस वक्त हमारी जो सेफेक्सियम एक मेडिसिन थी दैट वाज ऑलमोस्ट 98-99% सेंसिटिव टू द टाइफॉइड फीवर। और अगर अभी आप सिर्फ 2 साल पहले 3 साल पहले जाएं तो सिंध में MDR टाइफॉइड आना शुरू हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि इस सेफेक्सियम को हमने एब्यूज़ किया। बच्चा रो रहा है, बच्चे को यूरिन आ गया, बच्चे छत से गिर गया, बच्चे को एक डायरिया आ गया, बच्चे को एक खांसी आ गई, कुछ भी हुआ, सेफेक्सियम। आज ये मसला हो गया कि हम सेफेक्सियम को जहाँ पे वो सेंसिटिविटी वहाँ पे नहीं दे सकते। वी शुड यूज़ एंटीबायोटिक वेरी रैशनली, और उसका जुडिशियल यूज़ होना चाहिए, ना कि बस खांसी आ गई, थोड़ा सा बुखार होती है। 70% जो बीमारियाँ हैं वो वायरल हैं, और ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास इतना ज़्यादा बग जो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है वो आ गया कि हमारे पास अब मेडिसिन बहुत थोड़ी रह गई हैं। अब सेम इज़ हैपनिंग विद एजिथ्रोमाइसिन इज़ बिगिंग फ्रॉम कॉमन इन्फेक्शन, जबकि आप वो MDR टाइफॉइड के लिए, एटिपिकल बैक्टीरियाज के लिए उसको प्रिजर्व रखो, एंड डू नॉट यूज़ इट अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। ये बहुत बड़ा डायलेमा है इस वक्त।
सर ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने हम रेस किया है और उम्मीद है कि जो हमारे नए हेल्थ केयर प्रोफेशन है वो इस चीज़ को ज़रूर गौर करेंगे कि जिस तरीके से जो हमारे सीनियर डॉक्टर जो पॉइंट बता रहे हैं उनको हम फॉलो करें, ताकि जो कॉमन पीपल हैं उन तक जो है वो हम बेनिफिट्स दे सकें। सर इसी तरीके को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें तो एक और मैथ है कि फार्मा के लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली डॉक्टर्स जो है दे आर द डिसीजन मेकर कि किस पेशेंट को क्या चीज़ देनी है। तो सर ये फार्मा के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए बात सुने, बात यह है कि चाहे वो फार्मा है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, या कोई कपड़े बेच रहा है या जूते बेच रहा है, उनका एक मकसद है, वो है मार्केटिंग। दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे डिसीजन मेकर जो है वो आपका अपना रैशनल डिसीजन है। क्या आप वो मेडिसिन आपके बच्चे को दोगे, अपने बच्चे को, जब वो बीमार होगा, या नहीं दोगे, या वेट करोगे? सो व्हेन एवर यू ट्रीटिंग अ किड जो कि किसी और का बच्चा है, वो आपका ही बच्चा है, उसको अपना बच्चा समझ के ट्रीट करो। बड़ा है उसको अपना माँ बाप समझ के ट्रीट करो। सो बहुत सारी चीज़ें हम फिर नहीं करेंगे या हम रैशनल होके करेंगे। इससे उससे कि ये मैं इससे कोई बेनिफिट ले लूँगा या कुछ और कर दूँगा, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। इस तरह के बेनिफिट्स कहीं ना कहीं और निकल जाते हैं। और हमेशा हमेशा पेशेंट को अपना समझ के ट्रीट करें। सो फिर आप इस तरह की गलत चीज़ें नहीं करेंगे। और फार्मा वाले आ रहे हैं, अगर वो आपको दे रहे हैं तो येस दे आर टेलिंग यू द इंडिकेशन कि भाई ये एक्यूट फ्रेंजाइटिस है, या टॉन्सिलाइटिस है, ये मेनिंजाइटिस की ड्रग है, ये कुछ है। सो व्हेन देयर इज़ अ नीड, येस यू शुड यूज़ इट। लेकिन अदरवाइज आपके कोई गन पॉइंट पे नहीं कह रहा कि ये लिखो इसको। ये आपका अपना डिसीजन है एंड इट शुड बी अ जस्ट एंड रैशनल डिसीजन ऑलवेज। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की आपने। सर हम थोड़ा बात कर लें कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल फार्मा वाले आते हैं, उनका एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली उनकी मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। अगर हम उसको इंगेज कर लें, जैसे इंटरनेशनली हो रहा होता है या डोमेस्टिकली, तो हमारी अपनी केस स्टडीज़ मौजूद हैं, हम उनको हाईलाइट करें, जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स वगैरह हैं। तो आपके ख्याल में जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए या दूसरी जो हमारी एक्टिविटीज़? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग द फार्मा इज़ डूइंग। ये जो कॉन्टीन्यूस मेडिकल एजुकेशन है या जो सेमिनार्स इस तरह किए जाते हैं, आप लोगों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। अपनी पॉकेट से डॉक्टर ये अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो येस, ये CMEs करनी चाहिए। और अगर आप टॉप नॉच स्पीकर्स को बुलाते हो जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, या वर्चुअल प्रोग्राम करते हो जूम के थ्रू सारा कुछ, तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर GPs, फॉर पीडियाट्रिशियंस, फॉर अडल्ट मेडिसिन वाले भी, सबके लिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि हम उनको फर्दर एजुकेट करें। उनको ऑनलाइन, हमें किसी ने जिस तरह बॉस्टन मतलब एक उन्होंने हमें ऑनलाइन डिप्लोमा 6 महीने के कराए, तो दिस इज़ द सर्विस एक्चुअली विच शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू फार्मा टू द यंगर डॉक्टर्स। तो वो उससे आपकी नॉलेज भी इन्हांस होती है और ये एक सही यूटिलाइजेशन है आपके फार्मा कोलीग्स की या फार्मास्यूटिकल कंपनी की कि वो फर्दर एजुकेशन में आपको हेल्प कर लें। ग्रेट सर। बट इट अगेन इट डज नॉट मीन कि अगर वो लिखी तो फिर हमने उनकी मेडिसिन लिखनी है। दिस इज नॉट, दिस इज इंटायरली योर ओन डिसीजन कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। डेफिनेट अल्टीमेट जो डिसीजन मेकर हैं वो डॉक्टर ही हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल कि क्या देना है और क्या नहीं देना, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सर आप अल्हम्दुलिल्लाह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और मुझे ये फील प्राउड हो रहा है इस वक्त यहाँ बैठे हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने ऑनलाइन 2000 से ज़्यादा पेशेंट को कंसल्ट किया है और उनके रिव्यूज़ 100 आउट ऑफ 100 हैं, चाहे वो ओल्डोक हो, चाहे वो हेल्थ वायर हो, चाहे वो मरहम.com हो। तो ऑनलाइन सर ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे रहती है सर इसमें? ये पहली बात तो ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह मियाँ ने ये शिफा अल्लाह मियाँ देने वाले हैं, हम लोग सिर्फ एक ज़रिया होते हैं। ऑनलाइन जब से कोविड आया तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस हमने करनी शुरू की। मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ अ वेरी गुड वे, जो कि पेशेंट्स फार फ्लंग एरिया से आते हैं, उनको अगर डोर स्टेप पे आपको हेल्प मिल जाती है और उनको इतना ट्रैवल, मतलब येस्टरडे आई सॉ अ पेशेंट जो कि ननकाना साहब से आया हुआ था। शी टोल्ड मी कि हमें तकरीबन 35,000 आने जाने के लगते हैं, तो आप हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लें या कुछ कर लें। तो दिस इज़ वेरी, कि अगर आपने ऑनलाइन पैसे लेके उसको दे दिए और आपने उसके 35,000 रुपये बचा दिए तो और क्या चाहिए। और 90% चीज़ जो है, अगर वो आप उसको प्रॉपरली टाइम दे के ऑनलाइन बता लो, सिम्टम पूछ लो, देख लो,
इवन वो मुंह खोल के आप चम्मच रख के गला भी देख सकते हो और उसकी चेस्ट की वीजिंग की आवाज़ भी सुन सकते हो, या मतलब उसका कोई और साइन सिम्टम है या न्यूट्रिशनल कोई प्रॉब्लम है या वो बच्चा सिंड्रोमिक है, तो येस यू कैन टेल देम एन ऑनलाइन। और आप ये एक फ़ैशन है पूरी दुनिया में कि आप अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे लोग हमसे कनाडा से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, सऊदीया से कंसल्ट करते रहते हैं एंड द आउटकम इज़ गुड। आई एम फॉलोइंग 3 और 4 पेशेंट्स ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस फ्रॉम दुबई। तो उनको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ से इतना फ्लाई करके आने की या वहाँ पे इतनी महंगी वो करके देने की, फीसें भरने की। वंस दे आर डायग्नोज दे जस्ट नीड अ फॉलो अप विद द रिपोर्ट्स एंड सिम्टोमेटोलॉजी। तो येस इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग। ओनली 10-12% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं कर सकते, अपने प्रोसीजर करना, यू हैव टू कॉल देम। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को आप ऑनलाइन हेल्प कर सकते हो एंड इट्स अ वेरी गुड मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा आपने इस बारे में भी बताया। तो जितने हमारे नए यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, उनको डेफिनेटली इस टूल्स को भी यूज़ करने चाहिए ताकि पेशेंट्स को हम उनके डोर स्टेप तक जो है बेनिफिट दे सकें। सर कोई मैसेज आपका फार्मा के हवाले से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो ना सेल योर सेल्फ गुड। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, बी वेरी equipped with the knowledge, updated knowledge about your product and you should be very precise कि किस चीज़ के लिए मेडिसिन दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। और अगर आई वुड यहाँ पे बिल्कुल ब्लैटेंटली मैं कहूँगा, अगर आपसे कोई इस तरह की हेल्प मांगता है या कुछ भी करता है कि मुझे ये ले दो या वो ले दो, डू नॉट गिव इन टू इट। आपकी जो, अगर आपकी मेडिसिन अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वो कहीं ना कहीं सेल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे पर्टिनेंट एक इंडिकेशन है उसके लिए ज़रूर स्ट्रेस करना चाहिए। यू मस्ट टेल कि कहाँ से आया प्रोडक्ट, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। लेकिन यानी कि खाम में उनको इंसेंटिव्स देना, ट्रिप्स कराना या फलाना कराना, ये जो है ना, दिस शुड नॉट बी डन और इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड ये है कि दे आर डूइंग ए ट्रमेंडस जॉब। बड़ा मुश्किल काम है उनका भी, डॉक्टरों की तरह रात 11-12 बजे तक डॉक्टर्स के क्लिनिक में बैठे रहते हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम कि वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, कर रहे हैं, प्रोवाइडेड। बस उसके अंदर ये है कि दोनों साइड से एक जो ऑनेस्टी का या मोरालिटी है उसको जो है ना मेंटेन रखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मैसेज सर। आप एट द एंड ऑफ द डे अगर अपने पेशेंट्स के वो कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। द मैसेज इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। गंद नहीं खाना, टीवी मोबाइल कम देखना है, टाइम से वैक्सीनेशन करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, बच्चों के दरमियान वक्फा होना चाहिए, कम बच्चे पैदा करने चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, हाइजीन का ख्याल रखें। ये मोटी सी 5 चीज़ों पे अमल कर लें तो बच्चे, आपकी जान हम लोग डॉक्टरों से छुट सकती है। बहुत परे रहोगे, इंशाल्लाह बच्चे आपके बीमार नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वैल्यूएबल टाइम का। एट द एंड ऑफ द डे मैं बताता चलूँ, डॉक्टर साहब लाहौर जनरल हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर साहब की प्राइवेट क्लिनिक जो है क्लिनिक 1 के नाम से गार्डन टाउन लाहौर के अंदर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।